आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। ठीक है साथियों, अनुसंख्य गुण जो होते हैं साथियों वो 4 होते हैं। पहला आप जानते हैं कि प्राशन दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है तथा वाष्प दाब का अवनमन होता है। ठीक है साथियों, ये हमारे 4 होते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। वाष्प दाब जो साथियों हमारा क्या है साथियों, ये अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा साथियों, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, लिखा गया है साथियों कुहासा कोलाइड विलयन में है। तो कुहासा कोलाइड विलयन किस तरह का कोलाइड विलयन होता है, हमें वह बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए कुहासा जो होता है और गैसीय कण का द्रव में प्रक्षिप्त रहते हैं। ठीक है साथियों, गैसीय कण जो होते हैं द्रव में प्रक्षिप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे क्लास की बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्या प्रश्न है, 3 नंबर पूछा गया है साथियों कि मोलर लता को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए मोलर लता का जो मात्रक है साथियों वह मोल प्रति हमारा केजी होता है। ठीक है, मोल प्रति केजी होता है। अब मोलर रता रहे रता बोले तो रता इस यह रहे मोलर रता रहते तो उसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, ये बातें दोनों याद रखना है। ठीक है साथियों, तो मोल प्रति केजी ऑप्शन नंबर सी हम इसका सही लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, 4 नंबर प्रश्न लिखा गया है साथियों कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बतानी है। ठीक है साथियों, तो वेग स्थिरांक की इकाई के लिए जो हमारा सूत्र लगता है साथियों, आप जानते हैं कि मोल बटे में लीटर, जो पावर होता है 1 माइनस एन होता है और यहाँ पर सेकंड इनवर्स रहता है। ठीक है, सेकंड इनवर्स, ये एन क्या है साथियों, तो एन हमारी अभिक्रिया की कोटि है। एन क्या है साथियों, तो हमारी कोटि अभिक्रिया की। तो देखिए हमारा प्रथम कोटि दिया तो प्रथम कोटि यानी एन का मान कितना हो गया साथियों, 1 हो गया। तो यहाँ यदि हम यहाँ पर 1 लिखें तो 1 कितना हो जाए 0। किसी भी राशि का मान यदि 0 पावर 0 होता है साथियों तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी इसका कुल पावर मान कितना हो 1। तो यहाँ पर हमारा सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, तो कहिए बिल्कुल हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही हो जाएगा हमारा सेकंड इन्वर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन है ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सेकंड इन्वर्स। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए साथियों। लिखा गया प्रश्न हमारा काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। ठीक है साथियों, और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न पढ़िए ध्यान से। लिखा गया अभिक्रिया की दिया है साथियों, अभिक्रिया यहाँ पर दिया है के लिए निम्न में से कौन अभिक्रिया को वेग को व्यक्त नहीं करता है। साथियों अभिक्रिया का वेग कौन नहीं व्यक्त करना हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है साथियों, अभिक्रिया के वेग के लिए हमारा जो अभिकारक होता है उसका dA/dt के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका उसे माइनस में लिखते हैं साथियों, उसे माइनस में, और जो हमारा प्रतिफल होता है उसे प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन काटेंगे तो ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है साथियों, ए और बी हमारा माइनस में रहता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ए हमारा क्या है साथियों, माइनस में है। ठीक है, और बी भी हमारा क्या है, माइनस में है। ठीक है, लेकिन हम सी और डी क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साथियों दोनों ऑप्शन में हमारा क्या साथियों, दोनों ऑप्शन गलत दे दिए गए, बी और डी दोनों गलती थे, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा साथियों, बी और डी, इसका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो प्रतिफल होता है साथियों वो प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या माइनस में पूछा गया है, माइनस में दिया गया है और हमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो देखिए एंजाइम जो होता है साथियों अभिक्रिया गति को बढ़ाता है किस प्रकार, उसकी संक्रियण ऊर्जा को कम करके, संक्रियण ऊर्जा के साथियों वो कम कर देगा, जिसके चलते वो क्या हो जाएगा साथियों, अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों, अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी साथियों, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया साथियों कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता को काप्पा से लिखते हैं और काप्पा का सूत्र होता है ये, काप्पा का सूत्र होता है साथियों एल बटे में आर ए, एल बटे में आर ए, और आर एल क्या है साथियों, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में हम लिखें क्योंकि ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, सेंटीमीटर, ए क्या है हमारा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है,
और ये क्या है साथियों, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया यानी 1 बटे में यहाँ पर क्या साथियों हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ओम हो जाएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे साथियों, इसको जब हम ऊपर भेज देंगे, देखिए यहाँ पर इसको जब हम ऊपर भेज देंगे तो मिल जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे ये ऑप्शन क्या है साथियों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कौन दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समझ गए। देखिए साथियों 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल क्या होता है, तो जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए लेक लोन सेल ये हमारा द्वितीयक सेल नहीं है, साधारण सेल भी नहीं। लेड स्टोरेज बैटरी साथियों हमारा एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, 9 नंबर प्रश्न लिखा गया है साथियों कि द्रव्य सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होता है, जब हम द्रव्य सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं। तो देखिए कैथोड पर हमारा क्या हो जाता है, माइनस होता है, और द्रव्य सोडियम क्या होता है साथियों, एक प्लस होता है। तो ये कहाँ जाएगा, यानी सोडियम जाएगा माइनस पर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण कौन सा नहीं, हमें यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया पहला, विभिन्न दशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट दौड़नाक। तो देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका एक का दौड़नाक निश्चित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही हो जाएगा। सी क्या लिखा, निश्चित ज्यामितीय आकृति। तो बिल्कुल आप कहेंगे एक ठोस जो होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। चौथा लिखा गया साथियों यानी ऑप्शन नंबर डी की उच्च अंतराणविक बल, तो उसमें उच्च अंतराणविक बल भी होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। विभिन्न दशाओं में समान गुण नहीं दर्शाता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ठीक है साथियों, क्योंकि जब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा तो अलग गुण दर्शाएगा, ठंडा कीजिएगा तो अलग गुण दर्शाएगा, जब गैस में जाएगा तो अलग गुण दर्शाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए 11 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, लिखा गया साथियों कि फलक केंद्रित में एफसीसी की बात की जा रही है साथियों कि सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या। तो फलक केंद्रित में चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती है साथियों वह 8 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी सही लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए 12 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। तो जिसमें साथियों कोई भी विलयन हो जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर क्या समान हो, वो हमारा विलयन समप्रासी विलयन होता है। ठीक है साथियों, और समप्रासी विलयन में जो मोलर सांद्रण होता है यह क्या होता है साथियों, समान होता है। मोलर सांद्रण हमारा समान होता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। देखिए 13 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से, पढ़िए ध्यान से। लिखा गया है साथियों, प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्या गुण नहीं है। तो इनमें से कौन विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। प्रासरण दाब तो है साथियों, पृष्ठ तनाव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हमें बताना है। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक के ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो एंथ्रासाइड तो नहीं होता, हीरा भी नहीं होता है साथियों, हीरा भी नहीं होता है, ग्रेफाइट हमारा होता है। ठीक है साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्योंकि ग्रेफाइट जो साथियों वो हमारा अधातु होते हुए क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है। तो द्रव में किसी द्रव का जो परिक्षेपण होता है साथियों वह हमारा पायस होता है। ठीक है, यानी इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण अवस्था दोनों ही क्या है साथियों, समान है, तो दोनों द्रव, इसलिए वो क्या हो जाएगा साथियों, पायस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों, दूध है, तो दूध क्या है साथियों, तो दूध जो साथियों वह जल में परिक्षिप्त वसा है। जो दूध जो होता है क्या साथियों, जल में परिक्षिप्त वसा का उदाहरण है साथियों, आप समझ लीजिएगा। और दूध जो किसका उदाहरण यह भी पूछा जाता है, तो दूध एक पायस का उदाहरण है, आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, दूध एक पायस का उदाहरण है, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है हमारा अगला नंबर प्रश्न। ठीक है साथियों, देखिए 17 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से, पढ़िए ध्यान से। लिखा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोना प्लेटिनियम ऐसी धातु है
जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था कहने का अर्थ है ये किसी के साथ नहीं पाई जाती है, अकेले हमेशा पाई जाती है। ठीक है साथियों, प्लेटिनियम ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि फफोलेदार कॉपर है। तो देखिए फफोलेदार, जब हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं तो अंतिम में हमें फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है। और इस कॉपर में साथियों 1% क्या रहती है, अशुद्धियाँ रहती है। यही हमारा फफोलेदार कॉपर कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है साथियों कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो भी सल्फाइड अयस्क होता है साथियों, उसका जो सांद्रण की प्रक्रिया हो जाती है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा कराया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, लिखा गया साथियों कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो देखिए कच्चा जो लोहा होता है साथियों, उसमें अशुद्धि के रूप में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। आपको याद रखनी है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़िए 21 नंबर प्रश्न है साथियों कि सल्फाइड के सांद्रण की विधि। तो देखिए हमने अभी पढ़ा सल्फाइड का जो सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि, चाहे उसको झाग उत्प्लावन विधि भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है साथियों कि बक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि है। तो देखिए बक्साइड का जो शोधन किया जाता है उस प्रक्रिया में सबसे जो अच्छी विधि मानी जाती है वह निछालन है। ठीक है साथियों, निछालन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है साथियों, देखिए यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि धातु कर्म में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धियाँ कहलाती है। देखिए धातु क्रम में जो भी हमारे मृदा अशुद्धियाँ रहती है, मृदा मतलब मिट्टी की जो अशुद्धियाँ रहती है वो हमारा अधात्री कहलाती है या गैंग कहलाती है। ठीक है साथियों, और जो धातु मल क्या होता है साथियों, अधात्री मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे गैंग और गैंग साथियों, और प्लस में हमारा गालक जो मिलकर यह क्या बनाता है, हमारा यह धातु मल बनाता है, याद रखिएगा। और जो गालक क्या होता है साथियों, यह गालक जो पदार्थ होता है हम बाहरी से अपने से मिलाते हैं। जो साथियों जो हमारे अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया कर मतलब उसे रिएक्शन कर जो हमारे क्या गलनीय पदार्थ बना देता है, वही गलनीय पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, और जो हमारा अयस्क जो होता है आप जानते हैं कि जिन खनिजों से हम आसानी से क्या साथियों धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं वही हमारा क्या अयस्क कहलाता है। समझ गए। अंदर देखिए 24 नंबर प्रश्न लिखा गया वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है। देखिए प्रयुक्त होता है मतलब कहने का अर्थ है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए वैद्युत अपघटन का उपयोग वैद्युत लेपन में और वैद्युत शोधन दोनों में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम सही लगा देंगे। समझ गए साथियों। अब देखिए 25 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है प्यारे साथियों कि प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है। देखिए प्रगलन की प्रक्रिया में एक हम अलग से अपने से जो पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, मिलाए जाते हैं जो अशुद्धियों से संयुक्त होकर गलनीय उत्पाद बनाते हैं कहलाते हैं। तो गलनीय उत्पाद कहने का अर्थ क्या साथियों, वह धातु मल बनाता है। वो कौन सा पदार्थ जब हम डालते हैं तो वह धातु मल बनाता है, तो गालक, क्योंकि अशुद्धियाँ तो उसमें पहले ही से रहती है, यानी गालक ही वो पदार्थ है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, हमने अभी आपको बताया है। ठीक है साथियों। अब देखिए 26 नंबर क्या प्रश्न है पूछिए, यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा। देखिए बेरवादार ठोस में आपको उदाहरण जो 3 उदाहरण याद रखना है, पहला 3 या 4। पहला रबड़ आपको याद रखना है, दूसरा का याद रखना है साथियों कांच, दूसरा का कांच, तीसरा का आपको प्लास्टिक याद रखना है, प्लास्टिक, और चौथा याद रखना है क्वार्ज ग्लास। यही चारों ऑप्शन में आपको क्या पूछा जाता है, ये केवल 4 ऑप्शन याद कर लीजिए, आपसे बेरवादार ठोस पदार्थ को जो क्वेश्चन हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है साथियों। तो देखिए ग्लास ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है साथियों, बेरवादार ठोस है। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट हमारा किस प्रकार का ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस है। ठीक है साथियों। अब देखिए 27 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि बीसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर, बीडीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का साथियों कि समन्वय संख्या मतलब एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से घिरा रहता है। ठीक है, यह बताना है, तो इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 8 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखा गया साथियों 28 नंबर प्रश्न कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। तो देखिए सेल अभिक्रिया कोई भी स्वतः कब होगी, जब हमारा डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी का मान क्या होगा साथियों, जब माइनस में होगा तो यह हमारे सेल अभिक्रिया स्वतः होने लगेगी। ठीक है, यानी देख लीजिए ऑप्शन कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हम इसका
बी सही लगा सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा होगा, ठीक है साथियों, डेल्टा होगा। अब देखिए 29 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि जब शीशा संचायक बैटरी आवेशित होती है तब। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि शीशा संचायक बैटरी कैसी बैटरी होती है, तो जो पुनः आवेशित हो सकती है, या किस तरह का सेल होता है, तो द्वितीयक सेल होता है। और जब यह पुनः आवेशित होगी साथियों, तो इसमें पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा, पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा, यानी ऑप्शन नंबर हम बी इसका सही लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, हम सभी से लिखिए गया है। देखिए लिखा है शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमें देखिए यहाँ पर टी हाफ का मान पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ जो हमारा होता है वह व्युत्क्रम समानुपाती होता है ए के, समानुपाती होता है, क्या है साथियों, ए के हमारा समानुपाती होता है टी हाफ, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए इसका सही लगा देंगे, ए इसका क्या लगा देंगे साथियों, सही लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया हमारा प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है साथियों कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। मतलब जो कोई भी ठोस पदार्थ है उस पर यदि हम द्रव डालते हैं, द्रव का परिक्षेपण करते हैं, तो वह क्या कहलाता है साथियों, तो वह हमारा जैल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर हम बी सही लगा देंगे, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न लिखा गया साथियों कि दूध एक उदाहरण है, तो हमने पीछे ही आपको बताया साथियों, तो दूध एक पायस का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से। प्रश्न लिखा गया है साथियों कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी, मतलब देखिए वनस्पति जो तेल होता है इसी से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, तो उस समय जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वह हमारा क्या हो जाता है साथियों, एनआई यानी नियोन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए साथियों, सी सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न लिखा गया है साथियों। देखिए 34 नंबर क्या प्रश्न है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफी उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य। तो देखिए वर्धक क्या होता है साथियों, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या बढ़ाता है वह क्या कहलाता है, वर्धक का कहलाता है, ठीक है साथियों, वर्धक कहलाता है। और हेबर विधि में जो साथियों वह किस वर्धक का उपयोग किया जाता है, तो मोलेवियम का उपयोग किया जाता है, यानी एमओ का, ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 35 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पर पढ़िए कि द्रव विरोधी कोलाइड बनाते कहलाते हैं। तो देखिए जो विरोधी कोलाइड होते हैं वह अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है साथियों, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का दर्शाते हैं, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं, आपको याद रखना है। और जो हमारे द्रव रागी होते हैं वह उत्क्रमणीय को, ठीक है, उत्क्रमणीय को, ये बातें आपको क्या रखनी है साथियों, याद रखनी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी का इसका सही लगा देंगे, समझ गए। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों, वर्धक का कार्य क्या है, तो हमने आपको पीछे ही बताया साथियों, वर्धक का क्या कार्य, अब क्रिया की दर को बढ़ाना, तो कहिएगा नहीं, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाना, तो देखिए बिल्कुल उत्प्रेरक की सक्रियता मतलब उसकी क्रिया को बढ़ाना, उसके शक्ति को बढ़ाना, यही क्या करता है, वर्धक का काम है, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। लिखा गया है साथियों कि धातु आयन के रंगीन ज्वाला लोह का कारण, मतलब देखिए साथियों जो धातु आयन है तो रंगीन ज्वाला का क्या कारण है हमें बताना है, क्या फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, तो ये तो हमारा ए और बी तो होगा ही नहीं। धातु की कमी का दोष या धातु अधिक, तो देखिए धातु अधिक के दोष के कारण यह हमारा रंगीन ज्वाला का निर्माण होता है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया देखिए यहाँ पर, ग्रेफाइड है, तो देखिए ग्रेफाइड हमने आपको पीछे ही बताया, ग्रेफाइड एक सहसंयोजक ठोस है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए आपको याद होगा कि बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2, एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4, और एसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो देखिए सबसे अधिक किस में है साथियों, तो एफसीसी में है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों होते हैं, तो देखिए फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों किस में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना AgBr एक ऐसा यौगिक है साथियों जिसमें हमारा शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम सही लगा देंगे, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों, देखिए यहाँ पर लिखा गया है अवगाड्रो संख्या बराबर, तो अवगाड्रो संख्या कितना होता है,
तो 6.022 गुणे 10 के पावर कितना हो जाए साथियों 23 होता है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन कौन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाए साथियों, सही हो जाएगी। 10 के पावर 23 है, यहाँ पर 2.23 से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हम सही लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। क्या लिखा गया है, समपरासी विलयन में समान होती है। तो हमने आपको पीछे ही बताया है कि समपरासी विलयन में क्या समान होती है, तो मोलर सांद्रण समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्राशन दाब की इकाई है। तो प्राशन दाब की इकाई क्या है साथियों, तो एटीएम। ठीक है, एटीएम ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। तो देखिए जो गति स्थिरांक होता है साथियों, उसकी इकाई निर्भर करती है अभिक्रिया की कोटि पर। अभिक्रिया की कोटि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न लिखा गया है साथियों कि गति समीकरण दिया है यहाँ पर साथियों कि के दिया है और इसका घात दिया गया और इसका यह घात दिया, ए और बी का घात दिया है। के लिए प्रतिक्रिया की कोटि बतानी है। ठीक है, प्रतिक्रिया की हमें कोटि बतानी है, यानी प्रतिक्रिया की कोटि क्या है, सांद्रणों के घातों की योगफल को ही क्या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी इसके जो हम 3/2 है और प्लस में 1/2 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 और ये 2 से 2 कटा, यानी अभिक्रिया कोटि कितने आ गए साथियों, 2 आ गई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ आप जानते होंगे 1/2 टी हाफ 0.693 में क्या होता है साथियों, क्या होता है, यह टी हाफ का मान होता है। ठीक है साथियों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का जो मान होता है साथियों, आपको याद रखना है A/2K होता है, A/2K होता है। इसलिए हमने उस समय जो बताया था इसका आंसर 1/T/2 जो होता है साथियों, ये समानुपाती होता है 1 है, इसलिए साथियों वहाँ पर हमने आंसर लगाया था। ठीक है, समझ गए। अब चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है साथियों कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। तो देखिए किस प्रकार की जो धातुएं साथियों प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, हमें यह बताना है। ठीक है ना, तो संक्रमण ऐसी धातु है साथियों जो प्रभावी उत्प्रेरक का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। तो देखिए जो तापक्रम जैसे ही बदलेगा तो उसकी संवेदनशील उत्प्रेरक के प्रति भी उसके क्या हो जाए, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। वह कौन सा उत्प्रेरक है साथियों, तो वह जाइमेज है। ठीक है साथियों, जाइमेज, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 49 नंबर प्रश्न पूछा है ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 यहाँ पर लिखा गया H2 और O2 अपघटन मंद हो जाता है, यह ग्लिसरीन है। तो यहाँ पर ग्लिसरीन क्या है, तो देखिए साथियों जब भी हमारा मंद का बात आएगा साथियों, मतलब जो अभिक्रिया करा रहा है उसमें मंदन आ रहा है, मतलब वह अभिक्रिया मंद मतलब क्या मतलब धीमा हो जाना है। तो वह जो जहाँ पर वह जो काम करता है, जो भी पदार्थ मंद करने की अभिक्रिया का काम करता है, वह हमारा क्या कहता है, संदमक कहलाता है। ठीक है साथियों, मतलब जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है साथियों, मंद कर देता है, वह संदमक कहलाता है। यह आपको याद रखना। मैंने यहाँ पर जो ग्लिसरीन है क्या का काम कर रहा है साथियों, किस चीज़ का काम कर रहा है वही बताना है। ग्लिसरीन हमारा संदमक का काम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, और 50 नंबर आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया है साथियों कि जैव उत्प्रेरक होता है। तो देखिए जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है साथियों, आज क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।